वेलकम यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अगर रास्ता हो लंबा तो ताकत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। यह है इंडियन फाइट जंगी। मेरा वादा है आपसे, जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। आज हम प्रीव्यू करेंगे UFC 307 का। ठीक है, एनालिसिस हम एक दो दिन बाद करेंगे, बट आज प्रीव्यू करके समझते हैं कि कौन सा फाइटर किस जगह पे खड़ा है और ये फाइट उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फाइटों के रिजल्ट से क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि एनालिसिस के साथ जब हम ये सब चीज़ें करते हैं ना तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, बीच में एक आध दो शेर और सुनने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई ये कहता है कि भाई ये शेर व शायरी का चैनल नहीं है दोस्त, नहीं है, ये सब कॉम्बैट स्पोर्ट का चैनल है दोस्त। ये कौन ना कॉम्बैट स्पोर्ट का चैनल है ना शेर व शायरी का चैनल है, ये मेरा चैनल है। ठीक है ना, इससे कोई कमाई होती नहीं, इसलिए आपको खुश करने वाली मेरी इच्छा तो कोई है नहीं। बट ये वादा ज़रूर है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर नहीं होगा तो चार गालियाँ दीजिएगा, गोलियाँ मत दीजिएगा। अभी जिंदा रहना है, काफ़ी कुछ करना है। ठीक, पहली फाइट जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी वो है स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन वर्सेस वकीम बकली। देखिए, वकीम बकली इज एक्साइटिंग फाइटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वकीम बकली एक ऐसी जगह पे आ गया है जहां पे वो नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार है, कंटेंटर बनने के लिए तैयार है। कंटेंटर बनने लायक है कि नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे में इसमें, बट ये है कि कंटेंटर बनने के लिए तो तैयार है। राइट, वो उस दरवाजे पे बहुत दिनों से खटखटा रहा है। और वो UFC को इस टाइप के फाइटर इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक्साइटिंग है, यानी कि वो जीते या हारे फाइट एक्साइटिंग होती है। पर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा वंडरबॉय थॉमसन की। यार, आप में से कुछ लोग जिन्होंने वंडरबॉय थॉमसन का पीक नहीं देखा है ना, मैं आपको बता दूं कि वंडरबॉय आज तक UFC के सबसे बेहतरीन और सबसे सेरिब्रल स्ट्राइकर्स में से एक है। ठीक है, आज भी 41 साल की उम्र में भी वंडरबॉय थॉमसन UFC के किसी भी फाइटर से पाउंड फॉर पाउंड स्ट्राइक करने को तैयार है। ठीक है ना, थोड़े रेसलिंग में मार खा जाता है। और इस आदमी का जहाँ किक बॉक्सिंग का रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से 57 फाइट है और 57 विन है। इस आदमी को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि ये आदमी प्रीलिम्स में है। आप बोलेंगे कि प्रीलिम्स का फाइट है ये, एक्चुअली वंडरबॉय थॉमसन और वकीम बकली की। और प्रीलिम्स के फाइटर की मेरे को बात करनी पड़ रही है क्योंकि वंडरबॉय थॉमसन के साथ जो हो रहा है दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। और अगर आपको किसी भी इंसान को जज करना है ना, तो आप ये देखिए कि वो अपने से कमज़ोर के साथ कैसा व्यवहार करता है या फिर अपने बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है ना। कमज़ोर क्योंकि उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उसके प्रति उसका व्यवहार जो होगा वो उसकी असलियत बताएगा। ठीक वैसे ही बूढ़े लोग जो हैं, क्योंकि उनका राज जा चुका है, अब उनके पास कोई पावर नहीं है। जब उनके पास राज था तब तो आप उनकी इज्जत करते थे, पर जब वो बूढ़े हो गए तो उनके पास पावर नहीं है, इसलिए वो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए आपका उनके प्रति व्यवहार जो है वो आपकी असलियत जाहिर करता है। ठीक वैसे ही अगर किसी कंपनी के बारे में पता करना हो तो इससे पता चल जाएगा कि अपने ओल्ड एम्प्लॉय की वो कितनी सेवा करती है। वंडर बॉय को देख लो आप, उन्होंने डाल दिया प्रीलिम्स में। ठीक है, अरे हाँ, कोई लोग भाई ये बोलेंगे कि प्रीलिम्स जो है फ्री टू द एयर होता है और वंडर बॉय मेन इवेंट में है उसके, इसलिए उसको ज़्यादा लोग देखेंगे। यार, ये सब बकचोदियाँ ना मेरे को मत बताना। ठीक है, असलियत जो है वो मैंने आपको बता दी। ठीक, अगली फाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली फाइट जो है वो है आपके रोमन डुलिट्जे और केविन हॉलैंड के बीच में। यार, इस फाइट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं। ये ना, इसको गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड था ना कि बैटल ऑफ बास्टर्ड्स, आप इसको कहते हो, इसको इस फाइट को आप कह सकते हो बैटल ऑफ गेट कीपर्स। डोलिट्से के बारे में मेरे को नहीं पता, पर अगर टैलेंट की बात करें तो मेरा मानना है कि केविन हॉलैंड में इतना टैलेंट है कि वो ना सिर्फ कंटेंडर बन सकता है बल्कि चैंपियन बन सकता है। और केविन हॉलैंड आपको कितना ही बताया, मुझे नहीं लगता कि वो उस गेम को सीरियसली लेता है। मुझे लगता है कि केविन हॉलैंड को जितना पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है बाकायदा उसे, तो उस पैसे से वो खुश है और उसके एम्बिशन का पीक यही है कि वो टॉप 10 फाइटर बना रहे। दैट्स इट। क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि इतना शानदार फाइटर अगर मेहनत करता तो चैंपियन बन सकता था। यार, सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता ना, इसीलिए किसी ने कहा ना कि स्किल और ये सब, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता दोस्त। मेरे हिसाब से तो टैलेंट आप अपनी क्लास में ना जो फर्स्ट आता है ना उसको देख लीजिए आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 साल बाद वो आपको किसी नौकरी करते मिलेगा। और जो बड़ा आदमी है ना वो आपकी क्लास में या पीछे बेंच में बैठा होगा या मिडिल बेंच में बैठा होगा। ठीक,
फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टैलेंट है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी एम्बिशन क्या है। डुलिट्जे की जहाँ तक बात है, डुलिट्जे भी एक्साइटिंग फाइट देता रहेगा, तो उससे भी मेरे को कोई ज़्यादा इशू है नहीं। चलो अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो है ना वो है होजे ऑल्डो वर्सेस एक काम करते हैं, कैला हैरिसन वाली फाइट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कैला हैरिसन वाली जो फाइट है वर्सेस कैटलिन वेरा, क्या कैटलिन वेरा कैला हैरिसन को हरा सकती है? यार अपने दिन में तो कोई भी किसी को हरा सकता है, राइट? ऊँट पे बैठे हुए आदमी भी कुत्ता मूत के चले जाता है कभी कभी, बट इस फाइट में कैला हैरिसन के चांसेस 98% के आसपास हैं। ये फाइट ले अप फाइट है, ईजी फाइट दी गई है ताकि वो कंटेंडर बन जाए। हाँ, किसी ने कहा कि एक्चुअली मैंने कहा था कि कैला हैरिसन जो है वेट बुली है, तो किसी ने कहा कि इस हिसाब से तो एलेक्स पेरेरा भी है। तो मैं उसको कहना चाहूँगा नहीं दोस्त, देखो जो चीज़ें सरफेस लेवल पर दिखती है ना, आपको डीप में जाके उनके बारे में सोचना और समझना है। आपको पता है एलेक्स पेरेरा ने अपनी फाइट के स्टार्ट कहाँ से की? 185 पाउंड से, और उसने अपने पूरे करियर का लगभग मोस्टली हिस्सा 185 पाउंड में बताया। फिर बाद में 185 पाउंड की किक बॉक्सिंग से के चैंपियन बनने के बाद वो 205 का किक बॉक्सिंग चैंपियन बना, ठीक है ना? और फिर बाद में 205 के किक बॉक्सिंग चैंपियन बनने के बाद यूएफसी में आया 185 में, 185 का चैंपियन बना, हारा, फिर 205 में गया। पूरी कहानी का मतलब क्या है? पूरी कहानी का मतलब है कि ये आदमी 185 से 205 तक ही ऊपर नीचे होता गया, एक वेट क्लास। हम उसको, मैं बताऊं आपको, केला हैरिसन का वेट क्लास जैसे कि मैंने बताया 172 पाउंड से 155 पाउंड, 145 पाउंड और 135 पाउंड, 4 वेट क्लास फर्क है। एक आदमी 2 वेट क्लास में हर कोई भटकते रहता है, राइट? आप ये तो नहीं कहोगे कि जब रॉबर्ट विटेकर 170 में था तो वेट बुली था, नहीं ना। इस्लाम अगर 170 पाउंड में फाइट में करने जाएगा तो आप ये तो नहीं कहोगे कि 155 में वो वेट बुली था। ये आप चार्ल्स ओलिवेरा 155 में फाइट कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 145 में वेट बुली था। अल्जमेन स्टर्लिंग को कह सकते हो आप, अल्जमेन स्टर्लिंग 135 पाउंड से काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना? तो एक वेट क्लास ऊपर नीचे चीज़ें होते रहती हैं। जब आप 4 वेट क्लास क्रॉस करके आते हो ना, तो आप वेट बुली हो, इसीलिए कैला हैरिसन वेट बुली है। पर कैला हैरिसन एट द सेम टाइम अच्छी इंसान भी है, राइट? यार इंसानों की बहुत कमी है। अगली फाइट के बारे में बात करने से पहले मैं कोई शेर सुनाता हूँ, क्योंकि अगली फाइट के लिए वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को कितना याद है कितना नहीं है, तो उसकी गलती अगर होगी तो आप माफ़ कर देना, राइट? शेर कुछ ऐसा सा है, इसका एक हिस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ कि कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, खतरा है समुंदर के सफ़र में, कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बिगड़ जाए अगर बात तो क्या क्या नहीं कहते। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात हमारी अगली फाइट से जुड़ी हुई है। देखिए अगली फाइट जो है वो है होसे ऑल्डो वर्सेस मारियो बतिस्ता की फाइट। होसे ऑल्डो वर्सेस मारियो बतिस्ता की फाइट क्यों सेटअप की गई है? ताकि होसे ऑल्डो के कंधे पे कदम रख के मारियो बतिस्ता आगे चले जाए। बट जब ये सब बातें होती है ना, तो मेरे को वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर है आपकी अमिताभ बच्चन की अग्निपथ, राइट? एक्चुअली मेरा मानना है कि वो पिक्चर मिथुन की है ना। मेरा फेवरेट कैरेक्टर कृष्ण नैयर या में है, बट फिर भी अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भी बहुत शानदार है। तो जब अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को यानी कि विजय दीनानाथ चौहान को मारने के सब कोई प्लानिंग करते हैं ना, तो अमिताभ बच्चन को पता रहता है, यानी कि विजय दीनानाथ को पता रहता है, और वो जाके बोलता है कि तुम लोग मेरे को मारने का प्लान किया है, मैं मर गया तो तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, अगर मैं बच गया तो। और ये बोल के अमिताभ बच्चन हंसते हुए निकल जाता है। ठीक वैसी ही कुछ कहानी है यहाँ पे। अमिताभ बच्चन है, होसे ऑल्डो और बाकी सारे लोग हैं मारियो बतिस्ता। मारियो बतिस्ता में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्या वो उस होसे को हरा सकता है? यार सच कहूँ तो हाँ, हरा सकता है, बट अगर नहीं हरा पाया तो। वहीं अगर उल्टा हो गया, होसे ऑल्डो ने उसको ब्रूटली नॉकआउट कर दिया, तो होसे ऑल्डो की उम्र वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, अभी भी वो कंटेंडर बन सकता है। होसे ऑल्डो का आप कितना टैलेंटेड है बताऊँ आपको मैं। होसे ऑल्डो की फाइट सिर्फ 2 फाइट पहले मेराब दविशविली से हुई थी। मेराब दविशविली ढंग से टेक डाउन नहीं कर पाया था होसे ऑल्डो का, ठीक है ना। वही मेराब दविशविली जब भी 1 फाइट पहले
शॉन ओमैली को उठा उठा के पटक रहा था, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो है वो है रकेल पैरिंगटन वर्सेस जूलियाना पेनिया। ठीक है, रकेल पैरिंगटन की जहाँ तक बात है ना, रकेल पैरिंगटन ने पहले भी लोगों को गलत साबित किया है और एक बार फिर से वो गलत साबित कर सकती है। वैसे मैंने कहा था कि वो जीतेगी, जाके देख लीजिए आप, है ना। और वो अंडरडॉग थी, अंडरडॉग के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है ना। यू नो, जो फेवरेट होता है उसके लिए प्रेडिक्ट करना आसान होता है, इसलिए मैं थोड़ी रिस्क लेता हूँ। और अगर अंडरडॉग में भी कमी कुछ है कि दिखा सकता है वो, तो मैं करता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो प्रेडिक्शन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शन यार यहाँ पे कागज फाइट नहीं करते, इंसान फाइट करते हैं, और इंसान में हमेशा एबिलिटी होती है ओवरकमिंग द ऑड्स। तो वैसे प्रेडिक्शन करना नहीं चाहिए, बट साला प्रेडिक्शन नहीं करूँगा तो तुम में से कोई आएगा ही नहीं देखने, पता नहीं क्या बकचोदी है। मैं अगर कहूँगा कि सिर्फ एनालिसिस वीडियो तो कोई नहीं देखेगा। तो प्रेडिक्शन इज समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक, बट आई डू। उसका भी प्रेडिक्शन करना ही पड़ेगा अपन को, तो करेंगे। जहाँ तक जूलियाना पेनिया की बात है, 2 साल बाद आ रही है, यानी कि ये फाइट जो है ना एक्चुअली ऐसी है जो दोनों ही जीत सकते हैं, तो वेरी एक्साइटिंग फाइट है। जहाँ तक अगली इनके आगे की किस्मत की बात है, जूलियाना पेनिया अगर जीतेगी तो अमेंडा नूनेस 3 होगी, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो बड़ी फाइट है। वहीं अगर पैडिंगटन जीतती है ना, पैडिंगटन जीतती है, तो आप ये मान के चलिए कि कैला हैरिसन को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कैला हैरिसन भी अपनी फाइट जीतेगी, ठीक। अब अगली फाइट और फाइनल फाइट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है मेन इवेंट। ये एक ऐसी फाइट है जो कोई नहीं चाहता था, बस सबको मिल गई। अनकलेव के बारे में अब बात हम नहीं करते, ठीक है ना, उसकी फाइट हो जाने दो, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। जहां तक राउंड ट्री की बात है, राउंड ट्री इज अ गुड फाइटर एक्चुअली, नॉट अ ग्रेट फाइटर बट गुड फाइटर। कैन ही विन द फाइट? यस, यू बैट योर एस दैट ही कैन विन द फाइट, ठीक है ना। पर अगर एलेक्स पेरेरा जीतेगा ना, तो वो अलग ही सर्टिफाइड सुपरस्टार हो जाएगा, सर्टिफाइड सुपरस्टार हो जाएगा। और ये मान के चल रहे हैं सब लोग कि वो जीतेगा। पर अजीब सी बात है कि सब लोग एक और माहौल बना रहे हैं कि भैया राउंड ट्री जीत गया ना, सब उलट पलट हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सारे प्लान खत्म हो जाएंगे, सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो राउंड ट्री अगर जीतेगा ना, अगर राउंड ट्री जीतेगा तो एलेक्स पेरेरा की टीम कम रोएगी, एनकलाइव की टीम ज़्यादा रोएगी। क्योंकि अगर एलेक्स पेरेरा जीतता है ना, तो एनकलाइव के लिए चांस है। अगर एलेक्स पेरेरा हारेगा ना, तो इमीडिएट रीमैच मिलेगा एलेक्स को, इमीडिएट रीमैच। और अगर तो राउंड ट्री क्या एलेक्स पेरेरा को हरा सकता है? एक बार हरा सकता है, पर क्या 2 बार हरा सकता है लगातार? नहीं हरा सकता। मैं आपको लिख के देता हूँ। तो राउंड ट्री अगर जीतेगा तो उससे इमीडिएट रीमैच मिलेगा एलेक्स पेरेरा को, है ना। तो कहानी कुछ इस तरह से है। और अगर उसको इमीडिएट रीमैच मिलेगा, इसका मतलब है बेचारा अनकलाइव को और वेट करना पड़ेगा, फिर एक आध और फाइट ले लेगा। जितनी फाइट लेगा उसके हारने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको हमेशा स्टडी करना है मर्फीज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक। बहुत हो गई बात, वही शेर व शायरी भी हो गई, है ना, फाइट की बात हो गई, मैंने आपको मर्फीज लॉ भी बता दिया। एनीवेज, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आज आपने क्या सीखा? मर्फीज लॉ ऑफ डोमिनेशन रिटर्न्स। आप हमारे चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे। कुछ दिनों पहले आपने सीखा था कि इनएविटेबल के लिए हिंदी वर्ड अभिसंभावी है। फिर मैंने पूछा कि उर्दू का क्या वर्ड है, तो नागुज़ीर है। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की उसमें, सो थैंक यू ऑल यार। आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। टेक केयर।